नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में जो कुछ आज हो रहा है, वहाँ जो राजनीतिक सामाजिक हलचल की वजह से जो कुछ परिवर्तन दिख रहा है, वो कल पूरे देश में होता है। ये अक्सर होता है, बार बार होता है। अगर कोई कह रहा है, चिराग पासवान जैसे लोग ने ये स्लोगन बना रखा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो कई मामले में ये व्यावहारिक तौर पर होता हुआ दिखता है। आइए आपको बताते हैं। अब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। उस दरमियान जो कुछ भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की चुनावें होंगी 2029 तक, केंद्र सरकार अपनी जनगणना के हिसाब से तैयार हो जाएगी कि महिला आरक्षण का जो 72वां संविधान संशोधन है, जो 1992 से अटका पड़ा है, इम्प्लीमेंट होना बाकी है, उसे 2023 में जो महिला आरक्षण अधिकारिता जो बिल पारित किया गया है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है केंद्र सरकार बड़े सरगर्मी के साथ 2029 में। आपको हम बता रहे 2029 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उन तमाम चुनावों में 33% महिला आरक्षण की बात होगी। अब बिहार की बात करें, बिहार ने इस मामले में 2006 में ही 50% जो पंचायत की सीटें हैं उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ है कि नीतीश कुमार के 2000 सरकार के 2006 के इस फैसले के बाद लाखों महिलाएं मुखिया बनी हैं, पंचायत प्रमुख बनी हैं, सरपंच बनी हैं, उनमें से दलित रही हैं, महिलाओं में उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, अपने हिसाब से 50% सीटें आरक्षित है। आप समझ सकते हैं इसके थोड़े दोष भी पैदा हुए हैं कि मुखिया पति बनने शुरू हो गए वहाँ, चूंकि पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन शनय से 2006 से लागू हुई है मामला, और अब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 9 साल के बाद, तो काफ़ी कुछ जमीनी स्तर पर बिहार में बदलाव आया है इससे, और इसी का नतीजा है केंद्र सरकार ने फैसला किया है 2029 में महिला आरक्षण को, कम से कम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें महिला आरक्षण को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा। ये पूरे राजनीतिक दलों में ये व्यापक बदलाव के संकेत हैं। जहां प्रतिनिधित्व कम है उसको दुरुस्त किया जाएगा। हो सकता है कई पार्टी अपने महिला अध्यक्षों को सामने करें, महिला प्रतिनिधियों को सामने करें, क्योंकि उन्हें आखिरकार 2029 में उस प्रक्रिया से गुजरना है जहाँ 33% महिला आरक्षण की बात होगी। हाँ, इस मामले में बिहार कितना एडवांस है उसका अनुमान लगाइए आप। 10 साल, तकरीबन 10 साल 13 साल के बाद केंद्र में लागू होने जा रहा है। 2006 में महिला आरक्षण को लेकर के बिहार सरकार ने जो 72वां संविधान संशोधन था 1992 में पारित था, जिसमें बात ये थी कि जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें 33% महिला आरक्षित सीटें महिला आरक्षित होंगी। उसमें तब्दीली करके 72वें संविधान संशोधन में तब्दीली करके बिहार ने 33% नहीं 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने का फैसला कर लिया। ऐसे बेसिक जनता के इस जनप्रतिनिधित्व में महिलाओं के आने से बहुत व्यापक बदलाव आया। एक बड़ा व्यापक बदलाव ये आया कि बिहार सरकार को शराबबंदी लागू करनी पड़ी। बिहार में शराब एक बड़ी समस्या थी। घर के पुरुष परिवार के आर्थिक व्यवस्था को परेशान कर रखे थे इस शराब की वजह से। तो बिहार 2006 से जो महिला आरक्षण वहाँ लागू है, महिला अधिकारिता का अभियान जारी है, उसके आधार पर ये हुआ कि बिहार सरकार को वहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू करनी पड़ी। ये सब कुछ संभव हो सकता है पूरे देश में ये बातें आए जब महिला आरक्षण के जरिए महिला अधिकारिता की बात हो 2029 से। कह रहे हैं जातीय जनगणना जो करा रही है केंद्र सरकार 2027 से, तब तक ये काम पूरा हो जाएगा, उसके आधार पर ये महिला आरक्षण का काम लागू किया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार के महकमा बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। तो सिर्फ यही बात, अब जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जो बातें जातिगत जनगणना 2027 में शुरू हो रही हैं केंद्रीय स्तर पर, वो बिहार में वो काम 2022 में पूरा हो गया। 2023 में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर उस रिपोर्ट को, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को, जातिवाद जनगणना थी, उसे सार्वजनिक किया। उसमें पता लगा कि क्या आर्थिक स्थिति है, किस परिवार, किस समाज के लोगों, किस जाति के लोगों को किस हालत में है। ये बहुत कुछ साफ हो गया, किसकी कितनी जाति है, कितनी आबादी है, ये सारी किस जाति कितनी आबादी है। और इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारिता की बात बढ़ी, तो केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया। 2027 में जातीय जनगणना की बात शुरू हो रही। बिहार की इस परिकल्पना को लागू किया तेलंगाना की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, वहाँ जातिगत जनगणना हुई। अपने हिसाब से जो परिणाम आया, तो कांग्रेस कहती है उसकी बेहतर है बिहार की तुलना में तेलंगाना की जातीय जनगणना के परिणाम। वो कहती है पूरे देश में ऐसा ही लागू हो। अब जब पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है, जातिगत जनगणना शुरू हो रही है,
तो उसमें जो थ्रस्ट एरिया है, जो उसमें बेहतर चीज़ें उस तरीके से लागू करने की बात हो रही है। जातीय जनगणना पे काम हो रहा है, कैसे हो, क्या उसका सिलेबस हो, कौन कौन से लोग सवाल पूछे जाए। तो जाहिर तौर पर ये काम पहले बिहार में हुआ, फिर तेलंगाना में हुआ। इसी ढंग से महिला आरक्षण की बात, महिला आरक्षण के फायदों को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने उसे अपने हिसाब से लागू किया, उसे बिहार के प्रतिफल को देखते हुए। तो बिहार कई मामलों में एडवांस है, वहाँ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रयोग स्थली है, वहाँ हलचल होता है, उसके जो नतीजे होते हैं वो पूरे देश में देर बाद में देखने को मिलते हैं। अभी जो नतीजे आ रहे हैं, कुछ मामले आ रहे हैं मिनरल्स को लेकर, खादानों को लेकर, खान को लेकर, कहा जा रहा है बिहार के जमीन के अंदर 44% सोना मिला, सोना का स्वर्ण भंडार मिला है। मतलब साफ है बिहार के संपन्नता की कहानी अब लिखी जानी है। जाहिर तब जब बिहार संपन्नता की कहानी लिखी जाएगी तो उसका असर पूरे देश में होगा। जो बिहार अगर संपन्न होगा, अगर बिहार आज बदहाल है, पूरे देश पर उसका असर है और ये असर देखने को मिल रहा है। बिहार में एक बड़ी बात हो रही है, बिहार में सरकारी नौकरी का एक पिटारा खुल रहा है चुनाव के मद्देनजर। इसे देखते हुए एक ग्राउंड पे यही बात हो रही है जो अब तक बिहार के अंदर नहीं देखा जा रहा था, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। सरकारी नौकरी में कह रहे हैं बाहर के लोग आके वहाँ नौकरी कर ले रहे हैं, ये पहली बार देखा जा रहा है। बिहारियों के खिलाफ केंद्रीय स्तर पर तमिलनाडु में या दक्षिण के राज्यों में, बंगाल में देखा जाता है डोमिसाइल नीति की मांग उठती थी कि भाई बिहार के लोग बड़ी तेजी से, बहुत संख्या वहां जाके नौकरी पा लेते हैं, इसलिए डोमिसाइल नीति वो भी झारखंड के लोग, हरियाणा के लोग बात करते थे बिहार के प्रतिभा संपन्न लोगों को नौकरी से रोकने के लिए। अब बिहार में जब ये डोमिसाइल नीति की बात उठने लगी है तो आप समझ सकते हैं बिहार किस ढंग से संपन्नता की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहाँ मिनरल्स की बात हो रही है, खदानों की बात हो रही है, विकास की धारा की बात हो रही है। अगर बिहार में विकास की धारा पहुंचती है तो कल ये देश भी उसी को फॉलो करते हुए विकसित देश की तुलना में शामिल होगा। अगर बिहार में ये रथ रुका रहता है जो अब तक रुका हो काफी समय से, तो इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा जाहिर तौर पर। तो बिहार को संपन्न करो। और दूसरा, एक इतिहास भी गवाह है। आप इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको पता लगेगा भारत जिन दिनों सोने की चिड़िया कहलाती थी, कि राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था, गुप्त वंश का शासन था, कहते सोने की चिड़िया थी भारत। आर्थिक तौर पर बेहद संपन्न था। दुनिया जहां में भारत के बारे में एक गुणगान था, कहीं अगर सोना है, कहीं अगर आनंद है, कहीं सुखमय लोग हैं, तो आर्थिक संपन्नता है तो भारत है। वो दौर था, गुप्त वंश का दौर था। 3वीं शताब्दी में गुप्त वंश का शासन का आता है, उसमें जिक्र आता है जब चीन से आए यात्रियों ने उसमें जिक्र किया था कितना संपन्न था भारत, कितने अपने निधि को खर्च करता था ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति पर। तो उस भारत तक अगर पहुंचना है आपको, जाहिर तौर पर बिहार की संपन्नता देखनी होगी, उसके पचाना पड़ेगा, उस दिशा में मोड़ना पड़ेगा। बिहार में अभी उद्योग विहीन बिहार है, उद्योग की धरती बनानी पड़ेगी बिहार को, विकास की धरती बनानी पड़ेगी। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत जरूरी है विकास की इस धारा को बदलने के लिए। बिहार में अब तक जो देखा गया है राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के आईने में बिहार के परिवर्तन को देखा गया है, जो देश में प्रतिफलित होता दिखता है। उसमें आप जोड़ने की बात है तो आर्थिक तौर पर जोड़ने की बात है, उद्योग के तौर पर बिहार को जोड़ने की बात है। और एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार में। देश की अगर सबसे सघन आबादी है तो बिहार ही है, तकरीबन 14 करोड़ लोग वहाँ हैं। और वहाँ कृषि तो है अपने हिसाब में, लेकिन उद्योग जगत का अभाव है, वहाँ उद्योग जगत की दृष्टि पड़नी बाकी है। तो आज का जो बिहार है वो कल का भारत है, ये कई मामले में है। आप गौर से देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे तो अगर आप बिहार की हालत पर अगर रो रहे हैं तो आप रोना चाहिए, क्योंकि वो अगर संपन्न होगा तो पूरा देश संपन्न होगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, ये जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ये बताने की कोशिश, आपको जानना चाहिए कि मेरा एक चैनल है ज़ूमाती, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ भी ढेरों खबरें होती हैं, वहाँ जानकारी होती हैं। मेरी कोशिश होती है आप तक जानकारी संपन्न कराएं, आप तक जानकारी पहुँचाएं। नमस्कार, धन्यवाद। अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो रहा हूँ ये जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस पर अपना कमेंट जरूर करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझे अपने में क्या बदलाव लाना है, क्या तब्दीली लानी है। आज का बिहार ये समझ पाए कि देश को बदलने के लिए उसे अपने अंदर कौन कौन से बदलाव लाने जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।